वेलकम टू नानक क्लासेस। दोस्तों, नानक क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आज राजस्थान जीके की ऐतिहासिक 204 नंबर हमारी क्लास है। प्रतिदिन 50 क्वेश्चनों की क्लास, हमारे सवाल आपके जवाब, परीक्षाओं में सबसे ज्यादा रिपीट होने वाले यहाँ से क्वेश्चन आपको मिलते हैं। रोज 9 बजे आपको मिल जाते हैं। संडे के दिन ये क्लास नहीं आती है। तो हमारे सवाल आपके जवाब, इतिहास, भूगोल, कला, संस्कृति, सब मिश्रण आपको इसमें मिलेगा। तो सारे विद्यार्थी वीडियो को एक बार शेयर कर दें और लाइक कर दें। स्टार्ट करते हैं। सभी विद्यार्थियों को गुड इवनिंग। पहला प्रश्न देखिए, राजस्थान भौगोलिक संघ का गठन निम्नलिखित में से किस वर्ष में किया गया था? भौगोलिक संघ का गठन का मतलब राजस्थान का एकीकरण कब हुआ था? 1 नवंबर 1956 को हुआ था। 1 नवंबर 1956 को राजस्थान का एकीकरण हुआ था। तो 1956 की चर्चा हो जाती है। तो यहां से ध्यान रखना, 1 नवंबर 1956 तक हमारे राज्य के अंदर जो राज प्रमुख पद था, इसके बाद अब कौन सा पद सर्जित हो गया? राज्यपाल। कौन सा? राज्यपाल। इसको भी याद रखना, पेपर में पूछा जाता है। थार मरुस्थल का विस्तार किन राज्यों में है? पहले एक क्वेश्चन बड़ा आता था, बड़ा कंफ्यूजिंग करता था। आजकल कोई ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं है। थार का मरुस्थल है वो राजस्थान में भी है, पंजाब में भी है, गुजरात में भी है, हरियाणा में। कभी ये मत सोचना कि हम राजस्थान में रह रहे हैं, मरुस्थल हमें राजस्थान में दिखाई देता है। तो ये राजस्थान में है, लेकिन सबसे ज्यादा भाग इसका राजस्थान में है। पंजाब, गुजरात, हरियाणा, चारों राज्यों के अंदर विस्तार है थार के मरुस्थल का। निम्न में से कौन सा समतल मैदान हेरोन महोदय द्वारा तृतीय पेनी प्लेन के रूप में पहचाना गया है? निम्न में से कौन सा जो समतल मैदान है, हेरोन भूगोलवेत्ता थे महोदय, इनके द्वारा तृतीय पेनी प्लेन के रूप में पहचाना गया? तो वो मालपुरा जो करौली का मैदान है, मालपुरा जो करौली का मैदान है, जो डांग क्षेत्र है, डांग की रानी करौली क्षेत्र, उसको कहा गया। निम्नलिखित में से कौन सा कोड पश्चिमी बीकानेर की जलवायु के लिए काम में लिया जा सकता है? यानी पश्चिमी राजस्थान के अंदर जो जलवायु है, उसमें बीकानेर की जलवायु किस में आएगी? तो हम सब जानते हैं जो बीकानेर है, जैसलमेर है, ये जो क्षेत्र है ये BWH के अंतर्गत आता है। तो यहां उत्तर क्या आ जाएगा? BWH। राजस्थान की मरुस्थलीय में बालूका का मुख्य स्रोत निम्न में से क्या है? राजस्थान का जो मरुस्थलीय क्षेत्र है, बालूका स्तूप है, उनमें प्रमुख स्रोत किसका है? सतपुड़ा पर्वत के कण है। मान जो मरुस्थल बना वो कैसे बना? सतपुड़ा पर्वत से नहीं, चंबल नदी नहीं, बहुत दूर है, बनास नदी बिल्कुल नहीं, पूर्व में बहती है, प्राचीन नदियों द्वारा लाई गई मिट्टी से ये बनी है। 33 सागर का अवशेष मानते हैं ना मरुस्थलीय क्षेत्र को। चंबल नदी पर बने हुए निम्नलिखित बांधों में से कौन सा राजस्थान में स्थित नहीं है? चंबल नदी राजस्थान की सबसे लंबी नदी है और इस नदी ये 6 जिलों में बहती है। कितने? 6 जिलों में। यहां से चित्तौड़गढ़ में प्रवेश करती है अपने भैंसरोडगढ़ से, फिर ये कोटा में जाती है, फिर ये बूंदी में जाती है, फिर ये सवाईमाधोपुर में जाती है, फिर करौली में जाती है और फिर धौलपुर में। 1 2 3 4 5 6। अब इस नदी पर क्या 4 बांध बने हुए हैं। सबसे पहले गांधी सागर बांध। कौन सा? गांधी सागर बांध बना हुआ है, ये मध्य प्रदेश के मंदसौर जिले में है। फिर अपने ये राणा प्रताप सागर बांध जो चित्तौड़गढ़ वाला क्षेत्र है वहां बना हुआ है। एक जवाहर सागर बांध कोटा में बना हुआ है, एक कोटा बैराज कोटा में बना हुआ है। तो 3 तो राजस्थान में है, जबकि गांधी सागर बांध मध्य प्रदेश में, तो राजस्थान में नहीं है। गिलुंड किस नदी के किनारे स्थित है? जो गिलुंड सभ्यता है वो किस नदी के किनारे स्थित है? तो गिलुंड सभ्यता राजसमंद के अंदर है। गिलुंड सभ्यता राजसमंद के अंदर है और बनास नदी पर बनी हुई है। गिलुंड सभ्यता बनास नदी पर है। निम्नलिखित में से कौन सी राजस्थान में लवणीय झील है? लवणीय, ठीक है। देखो, जयसमंद तो मीठे पानी की झील है, इसके अलावा राजसमंद भी मीठे पानी की है, पिछोला भी मीठे पानी की है, लेकिन लूणकन सर बीकानेर वाली है, ये लवणीय झील है। अगला प्रश्न देखिए, भीखाबाई सागवाड़ा नहर से राजस्थान का सर्वाधिक लाभान्वित जिला कौन सा है? नाम सुना होगा आपने, भीखाबाई सागवाड़ा एक क्रांतिकारी थे, उनके नाम पर भीखाबाई सागवाड़ा नहर ये अपने डूंगरपुर जिले के अंदर लाभान्वित है और माही नदी से निकाली गई है। कहां से? माही नदी से। 2 ही क्वेश्चन यहां से पूछे जाते हैं। भीखाबाई सागवाड़ा नहर कहां से निकाली गई है? माही नदी से। और किस जिले से को लाभान्वित होता है, लाभ मिलता है? डूंगरपुर को। भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2017 के अनुसार राजस्थान का अधिकतम वन क्षेत्र किस श्रेणी के अंतर्गत आता है? यानी राजस्थान का अधिकतम वन क्षेत्र किस श्रेणी के अंतर्गत आता है? तो ये नॉर्मल है, चाहे 17 की रिपोर्ट है, चाहे 19 की रिपोर्ट है, चाहे 21 की, कब की रिपोर्ट है, ये संरक्षित वन ही सबसे ज्यादा है। संरक्षित वन है, फिर आरक्षित है, फिर अवर्गीकृत वन है। और वन रिपोर्ट पे मैं स्पेशल वीडियो आपको दे चुका हूं।
कौन से राष्ट्रीय उद्यान या वन्य जीव अभयारण्य में जोगी महल स्थित है? नाम सुना होगा, जोरा बोरा का महल, जोगी महल, गुप्त गंगा, कुत्ते की छतरी, न्याय की छतरी, 32 खंभों की छतरी, ये सब रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान के अंदर है। जब रणथंभौर का नाम आता है ना, आपको याद रखना है रणथंभौर सवाई माधोपुर के अंदर है, और सवाई माधोपुर जिले का वन्य जीव शुभंकर भी क्या है? बाघ है। राजस्थान की पहली बाघ परियोजना 1973 में रणथंभौर में स्थापित हुई थी। रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान भी है, अभयारण्य भी है और टाइगर रिजर्व भी है। राजस्थान में कृषि जलवायु प्रदेश बाढ़ प्रभावित पूर्वी मैदान में कौन सा जिला नहीं गिना जाता? राजस्थान में कृषि जलवायु प्रदेश, जिसको हम B3 के नाम से पुकारते हैं, थर्ड बी, बाढ़ प्रभावित में कौन सा जिला सम्मिलित नहीं किया जाता? तो टोंक इसमें शामिल है नहीं होता, भरतपुर, धौलपुर, करौली इसमें शामिल है। तो ये बहुत बार मैं आपको जलवायु प्रदेश बता चुका हूं, निरंतर आपको बताता रहूंगा। राजस्थान में निम्नलिखित में से कौन सा जिला मूंगफली उत्पादन में अग्रणी है? राजस्थान में कौन सा जिला मूंगफली उत्पादन में अग्रणी है? तो सबसे ज्यादा बीकानेर में होती है, और बीकानेर का एक नाम सुना होगा आपने, लूणकरणसर, जिसे राजस्थान का राजकोट कहते हैं। ये राजकोट कहां पे है? ये गुजरात के अंदर है, जहां सबसे ज्यादा मूंगफली होती है भारत में, इसलिए राजस्थान का राजकोट लूणकरणसर को कहते हैं। और ये लूणकरणसर शहर और झील का जो निर्माता है वो एक शासक आए थे बीकानेर के, लूणकर्ण, जिन्हें कलियुग का कर्ण कहते हैं, उन्होंने बसाया था लूणकर्ण। जो झील है लूणकरणसर झील, वो एक खारे पानी की झील है। राजस्थान सहकारी डेयरी फेडरेशन लिमिटेड का मुख्यालय कहां पे है? तो आप मान के चलो लगभग जो 95-90% हमारे जो मुख्यालय है वो जयपुर के अंदर ही स्थित है। सही समूह को चिन्हित करना है। देखो भाई, खनिज दिए हुए आपके सामने और खनिजों से क्वेश्चन आता ही आता है। राजपुरा दरीबा क्या सोने के लिए प्रसिद्ध है? नहीं, गलत है। जामर कोटड़ा लोहे ऐसे के लिए प्रसिद्ध है? नहीं भाई, गलत है। खेतड़ी सिंगाना तांबे के लिए प्रसिद्ध है? बिल्कुल सही है। डाबला सिंगाना बेराइट के लिए प्रसिद्ध है? गलत है। डाबला सिंगाना ये आपका लोहे ऐसा के लिए है, जामर कोटड़ा रॉक फॉस्फेट के लिए, राजपुरा दरीबार ये तांबे के लिए है। राजस्थान में सर्वप्रथम महाविद्यालय कहां खोला गया? यानी राजस्थान का पहला महाविद्यालय पूछे तो जयपुर का पहला महाविद्यालय है, जो राम सिंह के समय खोला गया था। ठीक है, वो महाविद्यालय आज राजस्थान विश्वविद्यालय के रूप में उभरा हुआ है। केंद्रीय विद्यालय हमारा राजस्थान में एकमात्र अजमेर में है। पहला कृषि विश्वविद्यालय बीकानेर के अंदर है। डांग क्षेत्रीय विकास कार्यक्रम किन जिलों से संबंधित है? डांग की रानी करौली को कहते हैं। और डांग वाले क्षेत्र देख लो, चंबल नदी वाले हैं, तो चंबल नदी वाले पहचाने बड़े सरल जा सकते हैं। देखो, जोधपुर बाड़मेर वाले ऐसे गलत हो गए, उदयपुर बांसवाड़ा वाले, चूरू नागौर ऐसे गलत हो गए, सीधा ही पड़ा है कोटा, बूंदी, सवाई माधोपुर, धौलपुर। राजस्थान में मरुस्थलीकरण का कौन सा कारण नहीं है? राजस्थान में मरुस्थलीकरण का कौन सा कारण नहीं है? तो नहीं, देखो, वर्षा की कम मात्रा विशेषकर पश्चिमी राजस्थान में। बिल्कुल। बालू का स्तूप का स्थिरीकरण, देखो गलत है। बालू का स्तूप स्थिर तो रहते ही नहीं है, अस्थिर रहते हैं, एक जगह यहां बन गया, यहां बन गया, तभी तो मरुस्थलीकरण हो रहा है। अतिचारण से तो होता है, भूमि उपयोग पैटर्न में परिवर्तन हो रहा है, उससे भी होता। तो बालू का स्तूप का अस्थिरीकरण होता ना यहाँ पे, तो ये सही होता। स्थिरीकरण है तो ये मरुस्थल का कोई कारण नहीं है। अक्षांशीय स्थिति के अनुसार राजस्थान के कौन से जिले उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में आते हैं? देखो भी, ये जो हमारा जो राजस्थान है, ये राजस्थान हमारा, थोड़ा सा बना देता हूं मैं, ये देखिए हमारा राजस्थान है। ठीक है, यहां से कर्क रेखा गुजरती है और कर्क रेखा से यहां डूंगरपुर आता है, यहां बांसवाड़ा आता है। तो कर्क रेखा से ऊपर वाला जो क्षेत्र है वो शीतोष्ण कटिबंध में आता है हमेशा। किनसे? किसमें? शीतोष्ण कटिबंध में आता है। और नीचे वाला कर्क रेखा से भूमध्य रेखा ये जो आता है ये उष्ण कटिबंध में आता है। इसका मतलब राजस्थान का डूंगरपुर का कुछ भाग और बांसवाड़ा का आधा भाग किस में आता है? उष्ण कटिबंध क्षेत्र में आता है। तो यहाँ उत्तर आपके सामने क्या होगा? देखो, यहाँ उदयपुर डूंगरपुर तो हो नहीं सकता, क्योंकि उदयपुर नहीं हो सकता, तो ये ऑप्शन ऐसे कट गया। कोटा चित्तौड़गढ़ नहीं, ये नहीं, अकेला बांसवाड़ा इसका आंसर हो गया। डूंगरपुर होगा लेकिन उदयपुर साथ में आ गया, तो ऑप्शन नहीं होगा। निम्न में से कौन सा पाकिस्तानी शहर भारत पाकिस्तान अंतरराष्ट्रीय सीमा के सर्वाधिक निकट है? यानी पाकिस्तान का कौन सा शहर है जो हमारी इस जो रेड क्लिफ रेखा 1070 किलोमीटर के भारत पाकिस्तान अंतरराष्ट्रीय सीमा के निकट है? तो वो कौन सा है? लाहौर। कौन सा? लाहौर। अब मुझे कमेंट करके बताना, बड़ा शानदार शहर है ये सिटी। पाकिस्तान वालों ने कराची, लाहौर, मुल्तान को बर्बाद कर दिया, बाकी शानदार सिटी है। लाहौर किस नदी के किनारे है? मुझे कमेंट करके बताओगे। कितने विद्यार्थी सही बता पाते हैं? फेवरेट पर्सन है इंडिया जीके के अंदर एक क्वेश्चन आता है। आडावाला पर्वत राज्य के कौन से जिले में स्थित है? बड़ा ही फेमस है आडावाला पर्वत, बूंदी के अंदर।
राजस्थान के जिले जो न्यूनतम भूकंप संभावित क्षेत्र में आते हैं, सारे प्रश्न पेपर में आए हुए हैं, सबसे बड़ी बात है। राजस्थान के जिले जो न्यूनतम भूकंप संभावित क्षेत्र में है वही कौन से? तो सबसे कम गंगानगर और हनुमानगढ़ में भूकंप संभावित क्षेत्र है। सबसे ज्यादा जो प्रभाव होता है वो अलवर भरतपुर साइड होता है, एनसीआर में जो उधर है ना उधर। निम्न नदियों व उनके उद्गम स्थल से असंगत युग्म बताइए। निम्न नदियों व उनके उद्गम स्थल से, देखो नदियां हैं आपके सामने। आलनिया जो नदी है वो मुकुंदवाड़ा की पहाड़ियों से निकलती है, बिल्कुल। कुराल नदी उपरमाल के पठार से निकलती है, बिल्कुल। पार्वती सहरोल विध्यांचल से निकलती है, बिल्कुल। परवन सूरसेन मध्य प्रदेश से निकलती है, ये गलत है। सूरसेन यहां से निकलती, परवन नदी जरूर निकलती है मध्य प्रदेश से, लेकिन सूरसेन से नहीं निकलती। झालावाड़ जिले में उजाड़ नदी पर निर्मित बांध कौन सा है? झालावाड़ जिले में एक उजाड़ नदी है, उस पे बांध कौन सा बना हुआ है? तो उजाड़ नदी पर जो बांध बना हुआ है भीम सागर बांध बना हुआ है। कौन सा? भीम सागर। रामेश्वर घाट में किन किन नदियों का त्रिवेणी संगम है? ये त्रिवेणी संगम बड़े चर्चा में आते हैं, पर पेपर में क्वेश्चन आपसे मिले जाते हैं। तो रामेश्वर जो घाट है उस पे त्रिवेणी संगम बना हुआ है। अब कौन कौन सा बना हुआ है देखो, तो रामेश्वर घाट में चंबल, बनास और सीप नदियां तीनों का संगम होता है। वह नदी जिसका उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है तथा जो पूर्वी पंजाब से राजस्थान में बहती है, वह नदी जिसका उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है। अब ऋग्वेद में तो सरस्वती नदी का मिलता है, और सरस्वती का जो अब प्रमाण जो मिलता है वो किसके रूप में? घग्गर नदी के रूप में मिलता है, जो राजस्थान में भी आता है। गुजराल की पहाड़ियों से निकलने वाली खारी नदी निम्नलिखित में से किस अपवाह तंत्र का भाग है? ये जो खारी नदी है ना, ये अरब सागर का भी है, बंगाल की खाड़ी का भी है, और आंतरिक प्रवाह की भी। तीनों नदियां, एक खारी लूणी की सहायक नदी है, एक खारी बनास की सहायक नदी है, एक आंतरिक प्रवाह की है। अब इसने दे दिया कि जो बिजराल की पहाड़ी से निकलती है ना वो नदी कहां जाती है, तो देखो बनास कहां जाएगी? बनास बंगाल की खाड़ी में जाएगी, तो ये बनास की सहायक नदी। निम्न में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? कौन सा युग्म है सही सुमेलित नहीं? अब फिर नदियों से आ गया, देखो देखो अलवर के अंदर साबी रूपारेल, उदयपुर के अंदर बनास बेड़च, करौली के अंदर जग्गर गंभीरी, और डूंगरपुर के अंदर बाणगंगा मोरेल। तो ये गलत हो गया, बाणगंगा जाती नहीं है, बाकी अलवर बाकी जिलों में आ गई। बाणगंगा तो इधर जयपुर साइड है। किस अभिलेख को कर्नल टोड द्वारा इंग्लैंड ले जाते समय समुद्र में फेंक दिया गया था? किस अभिलेख को कर्नल जेम्स टोड द्वारा इंग्लैंड ले जाते समय समुद्र में फेंक दिया था? मानमोरी का लेख था। मिहिर भोज की प्रशस्ति के रचयिता कौन थे? मिहिर भोज गुर्जर प्रतिहार वंश का सबसे ताकतवर शासक था। मिहिर भोज की प्रशस्ति के रचयिता थे बल्लादित्य। कौन थे? बल्लादित्य। किस शिलालेख में गोहिल वंशी जेतर सिंह, तेज सिंह व समर सिंह की उपलब्धियों का वर्णन करते हुए उन्हें पराक्रमी बताया गया है? याद रखना, जेतर सिंह, तेज सिंह, समर सिंह, और इसके बाद में अंतिम रावल शाखा का शासक आया था रतन सिंह। ये पेपर में क्रम से पूछे जाते हैं। पिछले कांस्टेबल जो 13,000 की भर्ती आई थी उसमें एक क्वेश्चन आया था। तो किसमें इनके पराक्रम का उल्लेख मिलता है? तो ये मिलता है जो चिरवा का शिलालेख है। कौन सा? चिरवा का शिलालेख उदयपुर के अंदर है, उससे जानकारी मिलती है। अगला प्रश्न देखिए, जालोर स्थित सुंडा पर्वत अभिलेख किस शासक के समय का था? जालोर में सुंडा पर्वत है, वहां का अभिलेख है, उस किस शासक के समय का था? तो ये कौन से शासक? चाचिंग देव एक शासक आए थे, चाचिंग देव। ठीक है, किसके? जालोर में सोनग्राह चौहानों का शासक आया था, जिसने महाराजा धीराज की उपाधि धारण की थी। राजस्थान में अशोक का अभिलेख कहां प्राप्त हुआ है? तो सारे जानते हो अशोक का अभिलेख विराट से प्राप्त हुआ है। कैप्टन बर्ट ने इसको खोजा था। कब खोजा था? 1837 में। बिजक डूंगरी पर सर्वप्रथम अशोक के शिलालेख की खोज किसने व कब की? तो अभी बता दिया मैंने, कैप्टन बर्ग, 1837। ये विराट सभ्यता अच्छे तरीके से याद रखना, क्योंकि सेकंड ग्रेड पीटी रीट में विराट, गणेश्वर, आहड़ और कालीबंगा चारों से क्वेश्चन आते हैं। विराट सभ्यता की खोज 1936-37 में किसने की थी? दयाराम बहादुर साहनी ने। आपसे पूछे राजस्थान में मौर्य और बौद्ध धर्म के अवशेष किस सभ्यता से मिलते हैं? विराट सभ्यता से। किस शिलालेख में चौहानों को वत्स गोत्रीय ब्राह्मण बताया गया? घुमा फिरा के क्वेश्चन बहुत बार आता है। सबसे पहले तो ध्यान रखना कि राजस्थान में चौहान वंश की जानकारी किस शिलालेख से मिलती है? बिजोलिया से। ठीक है, एक ही याद रखना, चौहानों को वत्स गोत्रीय ब्राह्मण कहा है। बिजोलिया शिलालेख में वत्स गोत्रीय ब्राह्मण डॉक्टर दशरथ शर्मा ने कहा, यह ध्यान रखना। ये बिजोलिया शिलालेख पृथ्वीराज चौहान के पिता सोमेश्वर चौहान के समय 1170 में रचा गया था।
गुणभद्र ने संस्कृत भाषा में रचा इसको। बसंतगढ़ का शिलालेख किस वंश से संबंधित है? बसंतगढ़ का शिलालेख है किस वंश से संबंधित है? तो बसंतगढ़ का शिलालेख है वो किससे संबंधित है? चावंडिया जो थे उनसे संबंधित है, चावंड से संबंधित है, ध्यान रखना। बसंतगढ़ सिरोही के अंदर है ये। पृथ्वीराज विजय की रचना किसने की थी? पृथ्वीराज विजय की रचना किसने की थी? तो पृथ्वीराज विजय की रचना जयानक भट्ट के द्वारा की गई थी। मलिक मोहम्मद जायसी ने पद्मावत ग्रंथ लिखा था और चंद्र बरदाई ने पृथ्वीराज रासो। बिजोलिया शिलालेख किस चौहान नरेश के काल का है? बिजोलिया शिलालेख, अभी क्वेश्चन आ गया, सोमेश्वर चौहान जो पृथ्वीराज चौहान तृतीय के पिता थे। जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान में सर्वाधिक कुल जनसंख्या वाले जिलों को अवरोही क्रम में बताइए, यानी सबसे ज्यादा जनसंख्या किस जिले की है? जयपुर की, फिर जोधपुर की, फिर अलवर की, फिर नागौर की। जयपुर, जोधपुर, अलवर, नागौर जनगणना से क्वेश्चन आपको मिलता है और फर्स्ट ग्रेड में तो स्पेशल टॉपिक है। 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से राजस्थान के किस जिले की दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर न्यूनतम रही? तो सबसे ज्यादा बाड़मेर की रही, ठीक है, कम गंगानगर की 10% रही। वर्ष 2011 में राजस्थान में ग्रामीण जनसंख्या का प्रतिशत कितना था? वर्ष 2011 में राजस्थान में ग्रामीण जनसंख्या का प्रतिशत कितना था? 75.1%। कितना? 75.1%। तो बाकी ग्रामीण आ गया तो नगरीय अपने आप निकल जाएगा 24.9। राजस्थान में 2011 में राज्य के औसत लिंगानुपात से कम लिंगानुपात रखने वाले कितने जिले हैं? यानी औसत लिंगानुपात, राज्य का औसत लिंगानुपात कितना? 928। इससे नीचे लिंगानुपात रखने वाले कितने हैं? तो वो 15 जिले हैं भी। कितने? 15। और जबकि औसत से अधिक कितने हो गए? 18 बच गए बाकी। राजस्थान में 2011 की जनगणना के अनुसार ग्रामीण लिंगानुपात कितना है? ग्रामीण लिंगानुपात राजस्थान का कितना है? 933। कितना? 933। पाबूजी की फड़ व पावड़े को क्रमशः नायक व रेबारी जाति के द्वारा किन वाद्य यंत्रों के साथ बांची जाती है? पाबूजी की फड़ व पावड़े को क्रमशः नायक व रेबारी जाति के द्वारा किन वाद्य यंत्रों के साथ बांची जाती है? तो किस वाक्य के द्वारा बांची जाती है? तो जो फड़ बांची जाती है वो रावण हत्ता और पावड़े माठ वाद्य यंत्र के साथ बांचे जाती है। कोल्लूमंड में पाबूजी का मेला कब भरता है? कोल्लूमंड में पाबूजी का मेला कब भरता है? तो चैत्र अमावस्या को कोल्लूमंड फलोदी जोधपुर के अंदर है, यहाँ पाबूजी का जन्म हुआ था। किस लोक देवताओं के बारे में किंवदंती है कि उन्हें नाग देवता द्वारा सांपों के देवता होने का वरदान प्राप्त है? सांपों के देवता होने का वरदान प्राप्त है, वो है कौन? गोगा जी। आपसे पूछे सांपों और नागों के देवता कौन है? तेजा जी। अकेले सांपों के देवता, नाग देवता, सांप देवता के रूप में प्रसिद्ध है, वो कौन है? गोगा जी। वे लोक देवता कौन है जिनका भजन रम्मत प्रारंभ होने से पूर्व गाया जाता है? वे लोक देवता कौन है जिनका भजन रम्मत प्रारंभ होने से पूर्व गाया जाता है? रामदेव जी। ठीक है, रामदेव जी। रम्मत आपको पता है बीकानेर जैसलमेर की प्रसिद्ध है। रामदेव जी के भक्तों द्वारा गाए जाते हैं, तो रामदेव जी के भक्तों द्वारा ब्यावले गाए जाते हैं। क्या? बावले। और पावड़े पाबूजी के भक्तों के द्वारा। तेजा जी विशेषता किस जिले के लोक देवता है? तो तेजा जी विशेषता अजमेर जिले के लोक देवता है। यानी कहा जाता है कि अजमेर के लगभग हर गांव में इनकी पूजा होती है, उनके थान बने हुए हैं। तेजा जी का जन्म जो हुआ था वो नागौर खड़नाल के अंदर हुआ था। तेजा जी को सांप देवता ने डसा था सेंद्रिया में। तेजा जी को सांप देवता ने, इनकी मृत्यु हुई थी सुरसुरा अजमेर में। इनकी कर्म भूमि दोगारी बूंदी है। किस विशेष तिथि को गुर्जर समुदाय दूध को जमाने व बेचने का कार्य नहीं करते? बहुत बार पेपर में आ चुका है। भाद्रपद शुक्ल छठ के दिन गुर्जर समुदाय देवनारायण जी से संबंधित है। 1378 ईस्वी में मालवा के सूबेदार निजामुद्दीन की सेना को परास्त करने वाले वीर थे। 1378 में मालवा के सूबेदार निजामुद्दीन की सेना को परास्त करने वाले थे मल्लीनाथ जी। और मल्लीनाथ जी के बारे में क्वेश्चन आता है, मारवाड़ के ऐसे शासक जो लोक देवता के रूप में पूजे जाते हैं, मल्लीनाथ जी। और इनकी याद में मल्लीनाथ पशु मेला तिलवाड़ा बाड़मेर में चैत्र महीने में लगता है, जो राजस्थान का सबसे प्राचीन पशु मेला है। बाबा झुंझार जी का थान किस वृक्ष के नीचे होता है? तो बाबा झुंझार जी का जो थान है वो खिजड़ी वृक्ष के नीचे होता है। और आज का अंतिम प्रश्न, तो ये 53% थे। कामड़िया पंथ की स्थापना किसने की थी? रामदेव जी के द्वारा की गई। तो आप अच्छे तरीके से इन क्वेश्चनों को पढ़ें। हमारी नानक क्लासेस पे वनपाल वन रक्षक टेस्ट सीरीज चल रही है। ऐप के अंदर 15 मॉडल पेपर आपको मिलेंगे परीक्षा से पहले, आप जरूर खरीदें।
कॉलेज लेक्चरर के लिए विश्व भारत और राजस्थान करंट अफेयर्स के 15 मॉडल पेपर मिलेंगे। पहला महिला अधिकारिता का मिल चुका है, दूसरा राजस्थान के प्रमुख पुरस्कार का मिल चुका है। जल्दी विश्व और भारत के जो पुरस्कार है उनका भी आपको टेस्ट फर्स्ट ग्रेड में मिल जाएगा। इसके अलावा आप सारे विद्यार्थी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाके नानक क्लासेज ऐप जरूर ज्वाइन कीजिए, क्योंकि आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है राजस्थान करंट जीके की जनवरी 2021 से जून 2022 के 50+ प्रश्नों का टेस्ट सीरीज चली हुई है। राजस्थान जीके की है, पीटीआई फर्स्ट पेपर सेकंड पेपर दोनों की सब टेस्ट सीरीज है जो आपके काम की। आप जरूर खरीदें, निरंतर अध्ययन करें और सुबह करंट की क्लास जरूर देखें। तो धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।